हेलो स्टूडेंट्स, 11th इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आज हम विभिन्न पंचवर्षीय योजना के अल्पकालीन और दीर्घकालीन उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि हम 13 पंचवर्षीय योजनाएं बना चुके हैं, उसमें उनकी समयावधि क्या रही और योजनावार जो उद्देश्य हमने रखे पंचवर्षीय योजनाओं में उन्नति और विकास के लिए वो क्या थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्थिक नियोजन के अल्पकालीन और दीर्घकालीन मुख्य उद्देश्य क्या रहे। उसमें सबसे पहले दीर्घकालीन उद्देश्यों की यदि बात की जाए तो दीर्घकालीन उद्देश्यों में सबसे पहला जो उद्देश्य रहा पंचवर्षीय योजनाओं के लिए वो रहा आर्थिक विकास दर में वृद्धि करना। दीर्घकालीन उद्देश्य सबसे पहला इसमें आर्थिक विकास दर में वृद्धि करना। आर्थिक विकास दर में वृद्धि करना। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास का आधार वहां की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के द्वारा सूचित होता है। तो राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में यदि लगातार वृद्धि होती रहे तो हम कह सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था उन्नति की राह पर है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं जो बनाई गई उसमें प्रमुख उद्देश्य जो दीर्घकालीन आधार पर तय किया गया उसमें देश की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय को वृद्धि करते हुए आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्यों में गिना गया। राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि द्वारा हम लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाकर मानवीय जीवन की गुणवत्ताओं में भी वृद्धि कर सकते हैं। तो योजनाओं के दीर्घकालीन उद्देश्यों में आर्थिक विकास दर में वृद्धि करके हमने मानवीय जीवन स्तर की गुणवत्ताओं को बढ़ाया है। वहीं दूसरी ओर मानव संसाधन के कार्य करने की कुशलताओं में वृद्धि करके देश की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि होती रहे, इसके लिए प्रयास किए गए। दूसरा जो दीर्घकालीन उद्देश्य रखा गया था वो था आधुनिकीकरण करना। आधुनिकीकरण करने का अभिप्राय होता है पुरानी व परंपरागत तकनीकों के स्थान पर नए आविष्कारों और नव प्रवर्तनों से युक्त नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। क्योंकि जितनी नई टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसके आधार पर हमारी लागतें कम आती है और उत्पादन का स्तर बढ़ता है। साथ ही उत्पादन का स्तर बढ़ने के साथ ही उत्पादन की गुणवत्ताओं और कुशलताओं में भी वृद्धि हम आधुनिकीकरण के आधार पर कर सकते हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र कृषि, उद्योग और सेवा तीनों में ही हमने पुरानी परंपरागत और घटिया तकनीकों के स्थान पर नई तकनीकें अपनाने का निर्णय लिया ताकि उत्पादन की कुशलता और गुणवत्ताओं में वृद्धि की जा सके। तीसरा जो पंचवर्षीय योजनाओं का दीर्घकालीन उद्देश्य रहा वो रहा सामाजिक और आर्थिक न्याय। सामाजिक व आर्थिक न्याय करना। आर्थिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय का अभिप्राय होता है सामाजिक दृष्टि से सभी व्यक्तियों की समानता। वो किस आधार पर हो? शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो सभी व्यक्तियों को समान स्तर पर प्राप्त हो। साथ ही महिला साक्षरता की जो दरें हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय निम्न थी हम उसको बढ़ाकर उन्हें पुरुषों के समकक्ष लाएं, या कहने का अभिप्राय हम 100% साक्षरता की स्थिति को प्राप्त करें। उसके लिए हर पंचवर्षीय योजनाओं में प्रयास किया गया। आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए आय और धन वितरण की विषमताओं को हमने दूर किया ताकि गरीब व्यक्ति अधिक गरीब न रहे और अमीर व्यक्ति अधिक अमीर न हो सके। क्योंकि जब तक आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं हो पाता या हम यूं कहते हैं कि धन की सत्ता विकेंद्रित नहीं हो पाती तब तक हमारे यहाँ गरीबी का स्तर लगातार बढ़ता चला जाता है। तो हमने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानताएं लाने के लिए भी प्रयास किए ताकि गरीबी को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके और गरीबी और अमीरी के बीच जो भेद है उसको दूर करके हम सभी व्यक्तियों को जीने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएं और प्रति व्यक्ति आय की जो विषमताएं हमारे देश में है उन विषमताओं को हम दूर करने का प्रयास कर सकें। उसके बाद देखिए जो अगला उद्देश्य है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। पंचवर्षीय योजनाओं के जो दीर्घकालीन उद्देश्य है उसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का अभिप्राय
पैरों पर खड़े होने से होता है। आर्थिक दृष्टि से यदि आत्मनिर्भरता देखी जाए तो उसका अभिप्राय है विदेशी निर्भरताओं को कम करना। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति थी कि वो पूरी तरह से परावलंबी थी। दूसरों के सहारे हम जीवित थे, यानी हमारे यहाँ उपभोग की अधिकांश वस्तुएं दूसरे राष्ट्रों से आयात की जाती थी, जिसके कारण भारत की अधिकांश विदेशी मुद्रा जो है वो दूसरे देशों के अंदर चली जाती और भारतीय अर्थव्यवस्था उन्नत नहीं हो पाती थी। तो हमने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया, ताकि हमारे यहाँ उपभोग की जाने वाली वस्तुओं को हम अपने देश में ही उत्पादित करें और दूसरे देशों पर हमारी जो निर्भरता है उनको घटा सकें। इसका परिणाम ये होगा कि हमारे आयात कम होंगे और यदि निर्यात बढ़ेंगे तो देश में अधिकाधिक विदेशी मुद्राओं का सृजन होगा और अधिकाधिक विदेशी मुद्राएं प्राप्त करके हम अपने अर्थव्यवस्था के विकास की गति को तीव्र कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, योजना के जो दीर्घकालीन उद्देश्य है उसमें अगला उद्देश्य हमारा आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करना। पांचवा उद्देश्य यदि हम देखें, आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता लाना, किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था तभी अधिक समय तक उन्नति कर सकती है जब वो स्थिरता के साथ विकास करे, और स्थिरता तभी लाई जा सकती है जब मांग और पूर्ति की जो शक्तियां हैं उनमें संतुलन बना रहे। यदि मांग और पूर्ति की जो शक्तियां हैं आपस में मेल नहीं खाती, पूर्ति ज्यादा आती है या कभी मांग ज्यादा आती है, तो हमारी कीमतों में अस्थिरता की स्थिति बनी रहती है। व्यापार चक्र उत्पन्न हो जाते हैं, कभी तेजी और कभी मंदी की स्थितियां आती है, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति भी हो सकती है और मुद्रा अपस्फीति भी हो सकती है। तो इन मुद्रा स्फीति और अपस्फीति की स्थितियों को दूर करने के लिए तेजी और मंदी दोनों को ही समाप्त करना आवश्यक होता है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी मांग और पूर्ति की शक्तियों में संतुलन बनाए रखें, या हम यूं कह सकते हैं कि मांग और पूर्ति को एक जैसा बनाए रखें, तभी हम स्थिरता के साथ विकास कर पाएंगे। तो आर्थिक स्थिरता का लक्ष्य भी हमारी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित किया गया। नेक्स्ट, यदि हम दीर्घकालीन उद्देश्य देखें विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के, जो हर पंचवर्षीय योजनाओं में देखे जा सकते हैं, उसमें है रोजगार के अवसरों को बढ़ाना या रोजगार वृद्धि। रोजगार वृद्धि करना, किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि कार्य करने के योग्य कुशल व्यक्तियों को उनकी योग्यता अनुसार पारिश्रमिक नहीं मिलता तो ऐसे व्यक्तियों को हम कहते हैं कि वो बेरोजगारी के शिकार हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था जब स्वतंत्रता प्राप्त करी, जब भारतीय अर्थव्यवस्था ने 15 अगस्त 1947 की स्थिति को हमने देखा, उस समय हमने कहा था हमारे यहाँ बेरोजगारी की दरें काफी अधिक थी। अधिकांश जनसंख्या मौसमी बेरोजगारी का शिकार थी, क्योंकि जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि और उनसे संबंधित व्यवसायों से अपना जीविकोपार्जन करता था। तो ऐसी स्थिति के कारण जो चक्रीय बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी की स्थितियां उत्पन्न होती थी, उसके कारण अधिकांश व्यक्ति आय अर्जन करने में सक्षम नहीं हो पाते थे। तो ऐसी विषम परिस्थितियों को दूर करके देश में रोजगार के अतिरिक्त अवसर जुटाने के लिए हमें औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र दोनों का ही विकास करना आवश्यक हो गया था। तो हर पंचवर्षीय योजनाओं में हमने बेरोजगारी को दूर करके कार्य करने योग्य कुशल जो मानव संसाधन है उनकी कुशलताओं का हम उपयोग कर सकें, उसके लिए भरसक प्रयास किए। या हम यूं कह सकते हैं कि हर पंचवर्षीय योजना में हमने रोजगार वृद्धि का लक्ष्य भी निर्धारित किया, ताकि कार्य करने वाले व्यक्तियों को उनकी योग्यता अनुसार पारिश्रमिक पर हम कार्य करने की सुविधाएं उपलब्ध करवा सकें और जो मानव संसाधन बेकार पड़ा है उसका सदुपयोग करके देश में उत्पादन के स्तर को हम बढ़ा सकें। उसके बाद योजना के दीर्घकालीन उद्देश्यों में 7वां पॉइंट यदि हम देखें तो विनियोगों के अनुपात में वृद्धि करना। 7वां जो उद्देश्य है विनियोग बढ़ाना। विनियोग बढ़ाना, विनियोग से अभिप्राय होता है पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य अनुपात में वृद्धि करना। विनियोग किस पर आधारित होते हैं? बचतों पर, और बचत का स्तर किस पर डिपेंड करता है? आय स्तर पर। तो हमने गरीबी मिटाकर लोगों को आय अर्जन के अवसर उपलब्ध हो सके, वे अपनी प्राप्त आय में से कुछ बचत का अंश भी बढ़ाएं और बचतों को विनियोग कार्यों में लगाकर पूंजी निर्माण की गतिविधियों में योगदान दें। ऐसा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में निर्धारित किया गया।
तो अपनी पंचवर्षीय योजना के जो दीर्घकालीन उद्देश्य थे उसमें हमने विनियोगों की मात्रा में वृद्धि करके भी पूंजी उत्पादन अनुपात को बढ़ाने का प्रयास किया गया, क्योंकि पूंजी उत्पादन अनुपात बढ़ाने पर ही हम अपनी अर्थव्यवस्था में भारी, आधारभूत और कुशल कहे जाने वाले पूंजीगत उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं। और यदि इन उद्योगों की स्थापना किसी अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक की जाती है तो वहां पर लोगों को कार्य करने के अवसर भी मिलते हैं, साथ ही वहां पर लोगों का जीवन स्तर और गुणवत्ताओं में हम वृद्धि कर सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करने के लिए, या हम यूं कह सकते हैं पूंजीगत वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए बचतों को बढ़ावा दिया गया और बचत के माध्यम से निवेश वृद्धि के लक्ष्य भी हमने अपनी दीर्घकालीन पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों में निर्धारित किए। ये तो थे हमारी विभिन्न जो 13 पंचवर्षीय योजनाएं हम बना चुके हैं, उनके दीर्घकालीन उद्देश्य जो हम अल्पकाल में प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अल्पकाल में इतना कम समय होता है कि हम अपनी पूर्ति को मांग के अनुरूप नहीं बना पाते। तो जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाएगी उसमें राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, आधुनिकीकरण करने का लक्ष्य रखा गया, मांग और पूर्ति की प्रवृत्तियों में स्थिरता लाने का हमने प्रयास किया, व्यापार चक्रों को खत्म करके तेजी और मंदी की स्थितियां समाप्त करके हमने स्थिरता प्राप्त करने के लिए प्रयास किए, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से हर व्यक्ति को समानता मिले, यानी शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचार की जो सुविधाएं वो हर व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त हो, उसके लिए पंचवर्षीय योजनाओं में प्रयास किए गए। इसके अलावा विदेशी निर्भरताओं को कम करने के लिए हमने विभिन्न वस्तुओं का अपने देश में ही उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया और साथ ही विनियोगों में वृद्धि के द्वारा पूंजी उत्पादन अनुपात को बढ़ाने के प्रयास भी हमने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में किए। अब यदि इनके अल्पकालीन उद्देश्यों पर निगाह डालें हम कि अल्पकालीन क्या उद्देश्य रखे गए, तो अल्पकालीन उद्देश्यों को हम योजनावार आधार पर परिभाषित करके देखते हैं कि किसी भी पंचवर्षीय योजनाओं के अल्पकालीन जो उद्देश्य होते हैं वे योजना की दृष्टि से जुड़े हुए रहते हैं। अल्पकालीन उद्देश्य योजना आधारित होते हैं, जो हर पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार अलग अलग निर्धारित किए गए। हम इससे पहले वाले वीडियो में 12 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ चुके हैं और उनका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा उसको भी देख चुके हैं। तो उसी आधार पर हम अपने अल्पकालीन उद्देश्यों को परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी पंचवर्षीय योजनाओं के जो उद्देश्य होते हैं योजनागत आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। तो इसके लिए यदि एक बार पुनः रिवाइज करें हम, तो पहली पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता हमने कृषि विकास को दी थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता हमने औद्योगिक विकास को दी थी जो महल नौबिस मॉडल पर आधारित थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि और उद्योगों के साथ साथ आधुनिकीकरण की प्रवृत्तियों पर अधिक जोर दिया था, चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख अल्पकालीन जो उद्देश्य था वो आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना रहा, पांचवी पंचवर्षीय योजना का अल्पकालीन उद्देश्य या हम यूं कह सकते हैं उसका योजनावार उद्देश्य गरीबी निवारण, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आधारभूत आधारित संरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना, जिसमें यातायात, ऊर्जा और संचार शक्ति के विकास पर हमने ध्यान दिया। सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक समानता प्रमुख लक्ष्य निर्धारित रहा, जिसमें हमने सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से समानताएं लाने के लिए प्रयास किए। आठवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा की सर्वव्यापकता को आधार बनाया गया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाकर हम अपनी शिक्षा की उन्नति को बढ़ावा दें, ऐसा प्रयास किया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंदर हमने जीवन की गुणवत्ताओं में वृद्धि के साथ ही रोजगार वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया। ऐसे ही 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना, ताकि हम मानवीय गुणवत्ताओं और कुशलताओं को बढ़ाकर हमारे यहाँ उत्पादन वृद्धि कर सकें। 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख जो उद्देश्य यदि हम देखें तो साक्षरता वृद्धि के साथ साथ आधारभूत आधारित संरचना, जिसके अंदर हमने ऊर्जा शक्ति के विकास पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया। ऐसे ही 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि गैर कृषि कार्यों के विकास पर, जिसमें उद्योगों और सेवा क्षेत्र के विकास द्वारा राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय को हम अधिक बढ़ा सकें, ऐसा प्रयास हमारा रहा। 13वीं पंचवर्षीय योजना में हमने आधुनिकीकरण की प्रवृत्तियों के साथ साथ जो हमारे सेवा क्षेत्र के विकास पर अधिक ध्यान दे रखा है। तो ये थे
हमारी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दीर्घकालीन और अल्पकालीन उद्देश्य। धन्यवाद।